गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज का जो सेशन है वो है आपका पॉलिटी का सेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस पसंद आए और साथ ही साथ ये पॉलिटी के सेशंस जो हैं इसमें कई क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं, रिपीटेड इन द सेंस कि कई पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो इट्स ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर एचएएस और पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए, एसएससी, टीजीटी। आर्ट्स वाले जरूर देखें इन क्वेश्चंस को, जितने भी कैंडिडेट्स हैं कंपटीशन लेवल। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आगे है। लेट मी क्लिक द पेन प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसीज डिक्लेयर। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? आर्टिकल 361, 360, 356 या आपका 342। देखिए, अगर हम राष्ट्रीय आपातकालीन की बात करें तो पार्ट 88 में आता है ये, ठीक है। तो जिसमें नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट करता है, विद कंसंट्रेशन ऑफ द हाउसेस ऑफ, मतलब 2 हाउसेस से, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो कई आर्टिकल्स थे, एक आर्टिकल में ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट है, जो नेशनल इमरजेंसी को जब भी डिक्लेयर किया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगी। लेकिन आपके मिनर्वा केस मिल्स में ये बता दिया गया कि ये जुडिशियल रिव्यूज़ के अंदर नहीं आएंगी। दैट इज़ 44 अमेंडमेंट, ठीक है, 1978 में। अब क्या है कि ये जो नेशनल राष्ट्रीय आपातकालीन लगता है, ये लगता है, एक था इंटरनल डिस्टर्बेंस को 44 अमेंडमेंट के हिसाब से जो है अब क्या कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन। और ये जो आपकी राष्ट्रीय आपातकालीन सिचुएशंस होती हैं, जब आपकी या तो कभी जैसे कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होगी तो एक्सटर्नल इमरजेंसी, अगर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से हुई तो इंटरनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी जब डिक्लेयर करता है तो जितने भी हाउसेस हैं, मतलब दोनों सदनों को विद इन 1 मंथ अपनी सहमति देनी पड़ती है। और मान लीजिए अगर लोकसभा ख़त्म होने वाली है या डिसोल्यूशन में है तो विद इन 30 डेज, जब तक जो है ये दोबारा से रिन्यू करनी पड़ती है। इट्स अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर दोनों हाउसेस ने सहमति दे दी है तो 6 मंथ्स, और ये चलती कब तक है? इनडेफिनिट पीरियड तक। तो ये जो आर्टिकल है 361 आर्टिकल क्या कहता है? 361 आर्टिकल कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, शेल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट। की आर्टिकल 361 बहुत सिंपल सा है कि जो चाहे गवर्नर है, चाहे राज प्रमुख है, चाहे आपके प्रेसिडेंट है, वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होगा। तो ये कैंसिल। 360 बताती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर हमारे देश में कभी फाइनेंस की कोई आपातकालीन सिचुएशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 ये बताता है कि अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारी स्टेट जो है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, फेल हो गई है, तो गवर्नर क्या करता है? गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को बताता है कि जो स्टेट्स हैं दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या लगता है? प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। ये कितनी कंसिडरेशन में जाती है? 2 मंथ्स की, ठीक है, दोनों सदनों में। तो ये नहीं है, आंसर इज आपका 352। ये स्टेट में लगती है, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो दिस इज द 352 इज द राष्ट्रीय आपातकालीन सिचुएशन। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट इज, देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसके अंडर आती है? कैग के अंदर। कितने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, दैट इज योर स्टैंडिंग कमेटी। आपकी सबसे बड़ी कौन सी है? एस्टीमेट कमेटी है, जो कि 30 मेंबर्स की बनी हुई है, ठीक है। तो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है सबसे बड़ी है, आपकी 30 मेंबर्स, जो कि सारे क्या हैं? लोकसभा के। जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो है 22 मेंबर्स की, और 22 मेंबर्स में 15 लोकसभा और 15 आपके 7 जो हैं वो राज्यसभा के, ठीक है। तो जो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, अभी अगर देखा जाए लोकसभा का कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा नहीं,
स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं है, आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है वो क्या है आपका? स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन, राज्यसभा इज असिस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल हु होल्ड्स द रैंक इक्विवेलेंट टू। हमें पता है राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। ये 80th आर्टिकल में आता है और 250 मेंबर्स हैं इसके। ये पेपर में अभी क्लर्क में पूछा गया था। तो राज्यसभा अपर हाउस है, एज लिमिट 30 ईयर्स है, राइट, 6 ईयर्स की ड्यूरेशन है। तो राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस विच कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो राज्यसभा जो है इसको असिस्ट करता है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो है वो किसकी तरह की रैंक लेता है? कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर नहीं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं, इट्स द कैबिनेट सेक्रेटरी। जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होता है वो कौन सा होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट सेक्रेटरी सिविल सर्वेंट सर्विसेज हेड भी होता है, मेन हेड भी होता है सिविल सर्वेंट का, और हेड ऑफ द सबसे बड़ी हाईएस्ट पोजीशन इसी की होती है। और हमें ये पता है कि राज्यसभा ही ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्ज़ाम्स कौन कंडक्ट करवाता है? आपका राज्यसभा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जनरल, उसमें सेक्रेटरी जनरल असिस्ट करता है, पर सेक्रेटरी जनरल की जो पोजीशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट। ये बहुत बार पूछा गया है कि विच इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, क्योंकि ये जितनी भी सर्विसेज हैं उनके सबसे बड़े हेड कौन है? आपके कैबिनेट सेक्रेटरी। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द लिस्ट। आपको ये मैच करना है, ठीक है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द पावर्स, ठीक है। अब क्या है, आपको यह दिया हुआ है फॉर्म ऑफ कमेंट और लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स की। एक साइड है आपकी प्रेसिडेंट, इनकी पावर्स, तो आपने इनको क्रमबद्ध लगाना है। देखिए, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, कॉलम 2 कहता है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन, ठीक है, पावर सिस्टम, पार्लियामेंट, क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, फेडरल सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर, यूनिटरी सिस्टम, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, पार्लियामेंट, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, फेडरल सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर या यूनिटरी सिस्टम, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। देखिए, प्रेसिडेंट जो पावर सिस्टम को डिवाइड करता है, तो ए का आएगा 1। पार्लियामेंट सिस्टम, पार्लियामेंट क्या है? जो एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेशन को भी देखती है, तो इसका मतलब बी का क्या होगा? 2। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम क्या होता है? डिवाइड करता है पावर्स को, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स। और यूनिटरी सिस्टम किसको करता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। कि डिवीजन ऑफ पावर, कि फेडरल सिस्टम क्या करता है? आपकी पावर्स को डिवाइड करता है, राइट, यूनियन एंड स्टेट्स में। यूनिटरी सिस्टम सिंगल सिस्टम है जो सिर्फ एक ही पावर को करेगा, तो ये क्या आएगा? इसका मतलब सी क्या आता है? 3 एंड 4। अब आपने ये देखना है कि कौन सा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 या A2। तो A2 तो है नहीं, डी ऑप्शन थर्ड जो है आपकी सी ऑप्शन, ये बोलती है A2, B1, C4, ये भी नहीं है। A1, 2, 1, C4 एंड D5, तो ये भी नहीं है। आंसर इज आपका A1, 2, ए का 1 ही है, बी का 2 ही है, सी का 3 ही है, तो आंसर इज आपका ए। आई होप कि ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन आस्क अ मेंबर ऑफ अ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अदर्स मेंबर्स स्पीक। दिस इज द फिनोमिना नोन एज, सपोज करो लोकसभा का जब सेशन चल रहा होता है, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं, मान लो वहाँ पे मेंबर्स बोल रहे हैं, तो वो किसी एक मेंबर को चुप कराकर दूसरे मेंबर को खड़ा कर दे कि आप बोलो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होती है? कॉलिंग अटेंशन, यहाँ से वर्ड से ही पता चलता है कि कॉलिंग अटेंशन का मतलब है कि जब ये सेशन चल रहा है तो परमिशन, जो भी मेंबर है वो लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन लेगा, और जो भी मैटर किसी भी चीज़ का इम्पॉर्टेंट है उसकी कंसिडरेशन पे वो बोलेगा, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा।
द मैटर ऑफ, जो मैटर है किसी भी चीज़ का, इम्पॉर्टेंट मैटर है, उसको डिस्कस करेगा एंड आस्क क्वेश्चंस, तो ये नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, कोई भी मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लगा सकता है। अगर मान लो जैसे सपोज करो किसी सेशन पे बैठे हैं और प्रोसीडिंग्स चल रही है, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स जो भी उस चीज़ का डेकोरम है या प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही है। अगर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रही है तो क्या होगा, प्रोटोकॉल को जब फॉलो नहीं कर रही है तो उस पर क्या लगा देगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कि दैट शुड नॉट बी फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स या सेशंस रूल। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि टू मूव अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अगर कोई मेंबर उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लग जाता है। लीडिंग द फ्लो, तो इसमें अगर कि इसको क्या बोलते हैं कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष किसी को चुप करा दे और दूसरे को खड़ा कर दे, दैट इज कॉल्ड लीडिंग द फ्लो। क्रॉसिंग द फ्लोर, फ्लोर को क्रॉस करना मतलब मंजिल को पार करना। यहाँ पे क्या वर्ड आता है कि क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब सिंपल एक चीज़ है कि अगर देखा जाए, सपोज किया जाए कि क्रॉसिंग द फ्लोर की, जैसे मान लीजिए कोई भी मेंबर, कोई भी मेंबर के बीच में पासिंग बिटवीन द मेंबर्स, जो कि हाउस को एड्रेस कर रहे हैं, जो भी हाउस को एड्रेस कर रहा है उसको चेयर देना और उसको एक तरह से एटिकेट्स, दैट इज द प्रोसीडिंग एटिकेट्स, कि जो भी ब्रीच ऑफ प्रोसीडिंग एटिकेट्स, इसको बोल सकते हो कि सपोज करो आप कहीं खड़े हो और आपके सामने कोई आपका बॉस है या कोई भी है या आपसे बड़े कोई खड़े हैं और आप खुद तो बोल रहे हो, वो एड्रेस कर रहा है और उसके बाद जब वो एड्रेस करके हटता है आप उसको खड़ा ही रहने देते, दैट इज़ नॉट द मैनर्स। तो सेशन में जो मेंबर को एड्रेस किया जा रहा है, जो भी मेंबर एड्रेस करेगा उसको चेयर पास करना इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ एटिकेट्स, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, लीडिंग द फ्लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्किम वॉज मेड द फुल फ्लेज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सिक्किम जो है वो कब बनी थी, पूर्ण राज्य कब बना था। अब आपके पास ऑप्शंस है, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 35th कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया था, जो 35th था, व्हाट आर द टर्म्स और द कंडीशंस टू इनकॉर्पोरेट सिक्किम एज अ स्टेट। मतलब 35th अमेंडमेंट जो है वो ये बताती है कि इसमें कौन कौन सी कंडीशंस और टर्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंग सिक्किम को स्टेट बनाया जाए। तो ये नहीं है, दैट इज द टर्म्स एंड द कंडीशंस टू इनकॉर्पोरेट सिक्किम एज अ स्टेट। ठीक है। 37 जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की फॉर्मेशन की बात करना। 38 अमेंडमेंट बताती है, 38 amendment is the powers of governor and the president to pass the ordinances। मतलब कौन सी मतलब जो आपका 38 amendment है that is to give the powers of president and गवर्नर टू पास द ऑर्डिनेंस। मतलब इसमें ऑर्डिनेंसेस को पास करने के लिए जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती हैं। तो आपका नेक्स्ट देखते हैं 36 कौन, तो आंसर इज 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बताती है फुल फ्लेज स्टेट ऑफ आपकी कौन सी, सिक्किम। 36 राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, Which among the following committees recommend to set up the Equal Opportunity Commission? Equal Opportunity Commission जो है उसके लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई थी। देखिए, अगर सरकारिया कमीशन की बात करें तो बहुत बार कर लिया, सरकारिया कमीशन 1980 में बैठा था जिसमें यूनियन एंड स्टेट्स की, इंटर स्टेट काउंसिल्स की बात हुई थी। भगवती पब्लिक लिटिगेशन, इसको फादर भी कहा जाता है, तो ये नहीं है। चावला कमेटी, अशोक चावला की कमेटी जो है 2009 में बैठी थी, इसका मतलब था एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन हो, तो ये भी नहीं है। आंसर इज सचार कमेटी। सचार कमेटी बताती है इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन है ये कब बैठा था, ये बैठा था 2005 में। ठीक है, तो आंसर इज सचार कमेटीज।
Which amendment to the Constitution of India provides for making any provision in the favor of SC and ST for relaxation in qualifying marks in any examination? भारत के संविधान में वो कौन सा संशोधन है कि किसी भी परीक्षा में हर अंकों में छूट या मूल्यांकन के मानकों को करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में कोई प्रावधान करने का प्रावधान करता, ठीक है। मीन्स रिलैक्सेशन इन द मार्क्स ऑफ SC एंड ST 82, 83, 84 या 85। तो पहली चीज़ हम 85 से करते हैं, दैट इज इट्स कॉल्ड एज द consequential seniority, ठीक है। seniority, that is the reservation rules for the SC and ST, ठीक है। मतलब जो भी रूल्स फॉर द सीनियरिटी देना। 84th अमेंडमेंट क्या बताता है, दैट इज एक्सटेंडेड। 84 क्या बता रहा है कि एक्सटेंडेड जो बैन है ऑफ लोकसभा एंड अदर्स शुड बी, मतलब बैन कर दिया गया कि आगे टाइम के लिए जो लोकसभा की सीट्स हैं या जो लोकसभा मेंबर्स की जो क्वांटिटी है वो आगे अगले सालों के लिए भी उसको एक्सटेंड करने से मना कर दिया है, ठीक है। तो ये नहीं है। 83 अमेंडमेंट क्या बताती है, 83 अमेंडमेंट बताती है दैट इज टू गिव रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ SC एंड ST इन टर्म्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये भी वही बताता है कि स्पेशल सीट्स देना। आंसर इज 82। 83rd में आपको सिर्फ इतना पता है कि जो SC एंड ST की रिजर्वेशंस हैं उनके लिए उनके अलग प्रोग्राम, और ये स्पेशल इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, एक सेकेंड। Now next question is, which of the following article promotes the formation of village panchayat? village पंचायत का कौन सा आर्टिकल है जो विलेज पंचायत को वो करता है, मतलब सेटअप करता है? देखिए पहली चीज़ है, ये विलेज पंचायत बहुत बार आता है, तो पंचायत आर्टिकल 73rd अमेंडमेंट 1992 11th शेड्यूल, ठीक है। 11th शेड्यूल है आपका, राजस्थान सबसे पहले था, नगौर, जिसमें अब विलेज पंचायत क्या कहती हैं। देखिए आर्टिकल 42 जो है ये सारे किस में आते हैं, DPSP में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 42 बताता है दैट इज़ द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी NGOs हैं वो हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। आर्टिकल 41 बताता है कि स्टेट, कोई भी स्टेट जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब जैसे बोलते हैं मतलब अपनी जितनी उसके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उससे ज़्यादा वो एक्सीड ना करे, विद इन द लिमिट्स रहे। आर्टिकल 40 इज़ द राइट आंसर जो विलेज पंचायत को प्रमोट करता है। आर्टिकल 39 क्या बताता है कि किसी भी पर्सन जो कि फ्री एड देना, ठीक है, क्या देना, फ्री एड देना टू द पुअर सेक्शंस को फ्री एड देना, मतलब उनकी प्रॉपरली हेल्प करना जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो ये याद रखना, 39 पुअर के लिए है, 40 विलेज पंचायत के लिए, 41 जो है दैट इज़ फॉर, क्या मैंने आपको बताया था कि जितनी भी 41 बताता है कि कोई भी स्टेट जो है दैट शेल have no power to exceed their economic prosperity, and 42 is for non-government organizations. Next question. In Indian parliamentary functioning, 0 hour means, 0 hour का मतलब क्या होता है? देखिए जब सेशंस चलते हैं तो हर जगह सेशंस के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। टाइम बिफोर द क्वेश्चन आर, फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन को बोलते हैं क्वेश्चन आवर, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिविलेज मोशन नहीं, टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर या टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर। देखिए टाइम बिफोर क्वेश्चन आवर तो नहीं है, पहला सेशन ही क्वेश्चन आवर्स का होता है जिसमें क्वेश्चंस को रखा जाता है। तो टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर की, क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन आवर हुआ उसके बाद एक 0 hour होता है, दैट इज़ द 30 minutes ड्यूरेशन। एक लैमडक सेक्शन भी होता है, दैट इज़ कि नया सेशन, एंड ऑफ द सेशन या
न्यू सेशन के टाइम पे होता है लेम डक, और ये क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल मिनिस्टर विल होल्ड हिज पोस्ट एट द विल ऑफ, कि जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी उनको मतलब किसी भी इच्छा से अपना पद धारण करेंगे, किस अनुसार? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, 124, पार्लियामेंट इज द एग्जीक्यूशन एंड द हाउसेस, प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 74 और 75, मेजॉरिटी पार्टी होगी जिसका मेन लीडर को प्रेसिडेंट चुनता है, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है जो अपने मेंबर्स को निकालेगा एंड विद द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट उनको जो है नॉमिनेट करेगा। तो आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स आर्टिकल इज 52. Which committee gave the idea of just solely kind of citizenship? ये कब आई थी अमेंडमेंट? 1955 में आया था। तो सिटीजनशिप जो है ये आपकी 5th से लेकर 11th आर्टिकल तक चलती है। पार्ट 2 में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें जस्ट सोली का मतलब है बाय बर्थ, एक होता है जस्ट सोली और एक होता है जस्ट सैंक्विन। जस्ट सैंक्विन होता है बाय जिसको बोल सकते हैं आपका ब्लड की वजह से। हमें पता है कि हमें बर्थ जो है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय रजिस्ट्रेशन जो है हमें जो है क्या मिल सकती है? आपकी सिटीजनशिप मिल सकती है, और इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप ही है। और अगर हम और बात करें आपकी उसकी, इसको निकाला कैसे जा सकता है? अगर टर्मिनेशन, रिन्यूएशन एंड डिप्रेशन। अभी हाल ही में 2018-19 में जो है सिटीजनशिप एक्ट बना था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी लोग हैं, लोग इन द सेंस जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं, दे हैव नो, मतलब अब उनको कोई परमिशंस नहीं है, दे कैन स्टे इन इंडिया। और किसने कहा था? अमित शाह ने कहा था। सिटीजनशिप जो है हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में आती है, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें ना, ये कब अमेंड हुई है? 1983 में हुई है, 2003 में हुई है, 2015 में हुई है और 5 में, ठीक है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 में बनी थी, और उसके बाद का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1915, ठीक है। तो एटली कमेटी जो थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपकी कहते हैं जब पार्टीशन ऑफ इंडिया चला था माउंटबेटन प्लान से पहले, तो आंसर इज मोतीलाल नेहरू कमेटी। मोतीलाल नेहरू कमेटी ने जो कहा था कि जो आपकी सिटी, कोई भी इंसान जो है वो भारत का नागरिक तभी बनेगा जब उसका बाय जन्म से ही वो भारत का नागरिक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के थे ये वाले क्वेश्चंस आपके पॉलिटी का सेशन। आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। धीरे धीरे लेवल को थोड़ा हाई करते चलेंगे अब, ठीक है। तो आई होप कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ like the video, share the video and recommend the sessions and share the sessions। और स्टूडेंट्स को आप रिकमेंड कीजिए कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या आपको मेहनत दिख रही है। ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज अ पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। अगर आपका सपोर्ट रहा, और आपका सपोर्ट मैंने हमेशा कहा है कि दैट इज़ माई इंस्पिरेशन, नथिंग मोर देन दैट। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जितना हो सकता है सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड भूलो मत, एक लाइक, शेयर और रिकमेंडेशन ही सबसे बड़ा की एस्पेक्ट है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं है। अगर आप शेयर करोगे तो आने वाले टाइम पे और नए सेशंस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। प्लीज़ don't forget to click the buttons of share, like and subscribe. That's all for today. Have a great day. Stay blessed, stay cool and stay safe.